Our topic today is regulatory institution. मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्यों होना चाहिए? व्हाई देयर शुड बी अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन? व्हाई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन? ये तो 1991 के बाद शुरू हुआ। द फर्स्ट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन दैट केम अप वाज सेबी इन 1992। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ही क्यों हम लोग 90s के बाद ही क्यों बनाए? Sir, to keep a check and तो वो तो checks and गवर्नमेंट, ठीक है, टू कीप ए चेक्स एंड बैलेंसेस, तो वो तो सर गवर्नमेंट। क्योंकि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, तो उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह काफ़ी थे, तो हाँ, टू रेगुलेट दोज इंस्टीट्यूशंस, टू कंट्रोल दोज, क्योंकि तो वाई, गवर्नमेंट ने रोलिंग बैक ऑफ स्टेट देखने को मिलता है, हाँ, इस वजह पर से कंट्रोल करना जरूरी था। गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर क्यों नहीं करता है मार्केट में? गवर्नमेंट डायरेक्टली क्योंकि सर इंटरफेयर, ऑलरेडी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चल रहा था, विच लेड टू क्राइसिस इन द इकोनॉमी। राइट? सही है। मतलब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अ, हम लोग कैपिटलिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। चाइना जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहां पे भी कैपिटलिज्म हो रहा है। तो कैपिटलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट मिनिमम इंटरफेरेंस करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो मार्केट तो परफेक्ट नहीं है। मार्केट में रिसेशन आएगा, बूम आएगा, ट्रेड साइकिल रहेगा। और अगर गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट नहीं किया तो वो ये जो अगर ये रिसेशन आया, इन्फ्लेशन आया, तो इसमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कौन सेफगार्ड करेगा? और मोनोपोलीज क्रिएट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे, मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज क्रिएट हो जाएगा और वो लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। पर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट मेन ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना है, बट मार्केट का रेगुलेशन जरूरी है। तो हम लोग एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो गवर्नमेंट ही बनाएगा। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को मोस्टली लेजिस्लेचर बनाता है और उसका पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब लेजिस्लेचर डिफाइन करता है। बट और उसके बाद एग्जीक्यूटिव का सिर्फ एक ही रोल है वहां पे, उसका मेंबर को अपॉइंट करना और चेयरमैन को अपॉइंट करना। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। पर हम लोग डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे और उसको फंक्शनल ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा ताकि तुम कंट्रोल करो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिर्फ इंटरफेरेंस करने लगे डायरेक्टली, तो जैसे आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और ये मार्केट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। तो कॉलेजिएट सिस्टम कहा जाता है इसको, कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। ये यूएस से ही आया है। तो यूएस में जो ये नियो राइट फिलोसॉफी का एक पार्ट है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। नियो राइट पॉलिसी, राइट फिलोसॉफी का मतलब होता है कि मार्केट को कंप्लीट फ्रीडम देना, डिमांड एंड सप्लाई सब डिसाइड करेगा। पर वो लोग अगर मार्केट को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और मार्केट कभी परफेक्ट नहीं है और मार्केट कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। उसको टाइम टू टाइम हम लोग रेगुलेट करना चाहिए। तो नियो राइट फिलोसॉफी का मेन फंक्शन ये है, मेन मेन ये है कि हम लोग इंटरफेरेंस करना है, बट हम लोग इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करना है। इंस्टीट्यूशन बनाना है जिसको फंक्शनल ऑटोनॉमी देना है और वो कंट्रोल करेगा मार्केट को। तो ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन वो लोग क्रिएट किया यूएस में 1980s में। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया तब यूएस में 12 रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन था 1980 में। लेकिन जब उनका जो ग्रेट रिसेशन आया 2008 में, तब यूएस में 1200 रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हो गया था। इतना ज्यादा, हर सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। सब अपना इंडिपेंडेंटली काम करने लगा, इसलिए फेलर हुआ, इसलिए मार्केट फेल हो गया। तो यह है कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये याद रखिएगा कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सो इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। द फंक्शंस, responsibilities, powers and duties are decided by legislature, and executive appoint the member of these institutions। और टू टाइप्स का होता है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। पर मैं आपको बताता हूँ, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है मोनोपोली और ओलिगोपोली नहीं होना चाहिए।
पर क्या ऐसा होता है क्या? आप देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जियो जो है वो पूरा डोमिनेट कर रहा है। सीमेंट में दो तीन प्लेयर ही पूरा डोमिनेट कर रहा है। तो क्या ये इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है क्या? क्वेश्चन है whether they are functioning effectively or not, because in every sector they are failing. स्टॉक मार्केट में स्कैम हो रहा है। हम लोग का डर गया मैं। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है? कोई इश्यूज है उसमें? एवरी सेक्टर में दे आर फेलिंग। यस, लूप होल्स जो भी हैं लॉज वगैरह में, उसका फायदा उठाते हैं फिर। नहीं, तो क्या प्रॉब्लम? इफेक्टिवली नहीं हो पाता है फिर। इफेक्टिवली कुछ समय के लिए होता है, फिर वो एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। पर इश्यूज क्या है? मतलब ये तो बात है, ये तो उसका ये है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इफेक्टिवली। क्या इश्यूज है? क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्वेश्चन तो सर आपको ये जाता है। एक इश्यू तो रेगुलेटरी कैप्चर का हो सकता है सर। मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच में था ना सर एक स्कूल, अच्छा, ये ऐसे रेगुलेटरी मत कैप्चर। बताइए पब्लिक चॉइस, सिंपल बताइए मतलब क्या इश्यूज है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इश्यूज ये है, सॉल्यूशन ये होना चाहिए, ये लिख। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सर। एक इशू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अभी भी है, पर किस, कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कैसे ये सर इशू जैसे है? अपॉइंटमेंट में। हाँ, अपॉइंटमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, इसको ऐसा बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स का ये पार्किंग लॉट है। और जितने भी पॉलिटिकल ये है जो स्पोक्समैन है, ये सबको इनका मेंबर बना देते हैं वो लोग। तो अपॉइंटमेंट में एक इशू है कि ये भी अभी पार्ट ऑफ द स्पॉइल सिस्टम है। अपॉइंटमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ स्पॉइल सिस्टम। दूसरा, एक तो अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम है। सर एक्सपर्टीज कम है सर। हाँ, एक्सपर्टीज तो जैसे कम है। ब्यूरोक्रेट्स को ही अगर चेयरमैन बना देंगे तो सर वो जनरलिस्टिक हो जाएगा, अच्छा देखिए, स्पेशलिस्ट। मैं, ठीक है वो भी बात ठीक है, पर वो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही है। ब्यूरोक्रेट को अगर ये बना देंगे तो वन मेजर इशू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का ये है, इनके पास सिर्फ सिर्फ सिविल कोर्ट का पावर है। इनके पास क्रिमिनल कोर्ट का पावर नहीं है, मतलब इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का पावर नहीं है। अगर सेबी कोई इंस्ट्रक्शन देता है किसी को, सहारा ही मान लो कोई भी, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया वो लोग, तो सेबी कुछ नहीं कर सकता है। सेबी खुद मूव करेगा हाई कोर्ट। तो इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है, तो इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। सभी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, कैट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, ये सब के पास सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है। तो इनको जो भी ऑफेंडर होता है वो सीरियसली नहीं लेता है, और इनके जो डिसीजन है उसको बाईपास करने के लिए ये लोग कोर्ट मूव कर जाते हैं। जैसे कि सहारा स्कीम में सेबी ने सहारा को गाइडलाइंस दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मनी पे करो। तो उसने अलग अलग हाई कोर्ट में केस फाइल करता चला गया और इस चीज को ड्रैग करता चला गया, और सेबी कुछ नहीं कर पाया सारा इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी। तो ये रहना है कि इन लोगों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है। आंसर में यही लिखना है आपको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है। दे ओनली हैव द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, नॉट द पावर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है हर सेक्टर में। जैसे पेंशन में पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और स्टॉक मार्केट में सेबी, और फाइनेंशियल मार्केट में आरबीआई, और टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अलग अलग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। बट इनके पास कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे यूलिप एक स्कीम आया था, यूलिप में ये था कि स्टॉक का भी, स्टॉक मार्केट का भी फीचर्स था और बैंकिंग का भी फीचर्स था, म्यूचुअल ये का। तो उसका रेगुलेशन में ये इशू आ रहा था कि उसको आरबीआई रेगुलेट करे कि सेबी रेगुलेट करे। बाद में ये डिसाइड हुआ। तो इनके बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं है, और यही एक वन ऑफ द मेजर फेलर था 2008 का क्राइसिस में यूएसए में, कि 1200 रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हो गया था, पर कोई इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो सब प्राइम क्राइसिस था उसमें लोन जो दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो जब लोन दिया गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी ने भी इंश्योर्ड किया, उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी कहा कि ये सब बेस्ट लोन है। सबने अपना अपना टाइप से उसको फेल्ड किया, और किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन नहीं हुआ, और वर्ल्ड का इतना बड़ा क्राइसिस देखना पड़ा। तो एक इशू है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन आर देयर एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। ये भी फ्रेडरिक्स का एक ये है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में मल्टीपल इंस्टीट्यूशन होता है और इनके पास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ठीक है।
तो हम लोगों ने 3 इसका लूपहोल्स बताया। एक तो अपॉइंटमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, दूसरा इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है, और तीसरा इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और एक चीज है, ये दे डू नॉट हैव ए सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कोई इन्वेस्टिगेट करना है तो वो स्टेट पुलिस का पास जाता है, उनके पास अपना मैकेनिज्म नहीं है। और स्टेट पुलिस कभी भी, स्टेट पुलिस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट पुलिस ही क्राइम करता है, तो वो लोग तो ह्यूमन राइट कमीशन को क्यों अच्छे से काम करके देगा। तो जितने भी कमीशन है जो इस टाइप का फंक्शन को डील करते हैं, उनका अपना इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म होना पड़ेगा। तो चौथा जो इशू है, दे डू नॉट हैव देयर ओन investigative departments and they are dependent on the state government और state police, एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है जो एफ ये कौन सा कमीशन है फाइनेंस, जिसमें श्री कृष्णा कमेटी का जो कमीशन था उसका क्या नाम था? FLSRC। हाँ, वो एफएलएससीबी ने भी कहा है कि हमारे पास एक सुपर रेगुलेटर होना चाहिए, ताकि हम सारे जितने भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है उसको कोऑर्डिनेट कर पाए। एक वो है इशू। और दूसरा ये है कि इनका जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी नहीं होता है, उसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे या ना करे कोई इशू नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलेगा कि आपका स्टेट में क्राइम हुआ है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है, आपको डिसीजन लेना है। पर उनका जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसीलिए उसका फॉलो भी नहीं होता है, कोई फॉलो करता नहीं है, और एग्जीक्यूटिव उसको डस्टबिन में डाल देता है। तो तो इसमें देखिए, जब भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का ये आए, क्वेश्चन आए, तो आप लिखना है व्हाई देयर इज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में, आप वही लिखना है कि मार्केट्स आर नॉट परफेक्ट एंड इट कैन नॉट बी परफेक्ट। और मार्केट्स का अलग अलग फेज में ट्रेड साइकिल होता है, ओलिगोपोलीज और मोनोपोली क्रिएट होता है। इसके लिए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी शुड हैव रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। बट द इश्यूज इन रेगुलेटरी कमीशन ये अब सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन, पूछे या ना पूछे सॉल्यूशन लिखना है। तो पहला सॉल्यूशन यही होगा, जब उनका रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है तो हम लोगों को करना चाहिए रिकमेंडेशन शुड बी मेड मैंडेटरी, रिकमेंडेशन शुड बी मेड मैंडेटरी, और एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना है गवर्नमेंट को विद इन 1 मंथ और 2 मंथ टाइम फ्रेम। तो पहला ये लिखिएगा, रिकमेंडेशन ऑफ ऑल दिस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड मैंडेटरी। और दूसरा, और जो है ना, इनका फंक्शन भी क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, तो लेजिस्लेचर शुड क्लियरली डिफाइन द फंक्शन ऑफ ऑल दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज टाइम टू टाइम। अगर कोई लूप होल्स है तो लेजिस्लेचर एक बार बना दिया तो बना दिया, पर उसका फंक्शन को टाइम टू टाइम वो लोग डिफाइन करना है, और परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी करना है कि सही से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं ये लोग। एक तो ये सजेशन है। और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का पावर देना है, ताकि ऑफिशियल्स इनसे फियर करे और वो लोग पनिश कर पाए। They should be given the power of contempt of court, और one super regulator should be there. In USA now they have one super regulator. जितने भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है वो लोग 2008 क्राइसिस के बाद एक सुपर रेगुलेटर बनाया है, और सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन उनके अंदर में काम करता है, ताकि कोऑर्डिनेशन इजीली हो पाए। तो इसलिए 2008 के बाद कोई मेजर क्राइसिस वहां नहीं हुआ है। तो इंडिया आल्सो शुड हैव। और एफएलएस कौन सा, वो बीएन श्री कृष्णा कमेटी ने भी कहा है कि हम हमारे पास एक सुपर रेगुलेटर हम लोग क्रिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि जुडिशियरी की एक टेंडेंसी है कि अगर केसेस आर पेंडिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ह्यूमन राइट कमीशन और जो भी जितना भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, तो जुडिशियरी इंटरफेयर करने लगता है, अभी डिसीजन हुआ ही नहीं, तो इससे इनका पावर अंडरमाइन होता है। तो जुडिशियरी शुड इंटरफेयर एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाए तब तक इंटरफेयर नहीं करना है, इसकी वजह से इनका पावर अंडरमाइन हो जाता है। तो वन सॉल्यूशन इज दैट judiciary should interfere as a measure of last resort, or this commission should have maximum financial autonomy. All these commissions are dependent on the government for finances. They should have maximum financial autonomy, जैसे constitutional bodies, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड नहीं है, उनका एक्सपेंडिचर सब चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अच्छा ये बताइए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ये जो तीनों फंड है, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सा है? तीनों ये ही है क्वेश्चन सर। है।
हाँ, तीनों ही है सर। इसलिए मैं पूछा क्योंकि ये प्रीलिम्स में आता है ना एवरी ईयर। तीनों नहीं है, कौन नहीं है सर जो इसमें? जो कंटिजेंसी फंड है सर, वो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बना रखा है। तो अभी आपने क्यों बोला तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल है? मतलब उसमें प्रोविजन तो है ही सर, 266 नहीं, में है। ऐसा बनाया गया है 266 में कि एक फंड हम लोग क्रिएट करना चाहिए जो ये होगा, पर वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। और कंटीजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है। ठीक है। ओके सर। तो ये अब हम लोग कहाँ थे इनका? अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का इशू एक है कि 1 साल से पुराना केस वो लोग टेकअप नहीं करता है। तो ये उनका जो लूप होल है उसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आने से ये लिखना है कि दे शुड टेक अप also those cases which is more than 1 year old, ऐसे करके to make NHRC effective, those rules and regulations which limit their functioning should be removed. NHRC should be allowed to take up those cases which are more than 1 year old also. 1 साल पुराना, 1 साल से ज्यादा पुराना केस को वो लोग लेते नहीं है। ये भी एक लूप होल्स है, इसको भी चेंज करना है। और मेजर इसका सॉल्यूशन ये है कि अपॉइंटमेंट जो है, किसी का भी अपॉइंटमेंट जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आप लोग यही लिखेंगे, अपॉइंटमेंट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और अपॉइंटमेंट शुड बी डिसाइडेड बाय ए कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जहां कुछ समझ में नहीं आया यही चिपका देना है कि अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट पे नहीं हो रहा है, उसको तीनों हेड, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मिल के डिसाइड करने, मिल के सेलेक्ट करने। और इनके पास सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म होता है, होना होना चाहिए अपना अपना, थोड़ा ही बॉडी हो पर सेपरेट हो, ताकि ये लोग इजीली कर पाए। ठीक है। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में इतना ही है, ये इशू है, ये सॉल्यूशन है। जीएस में भी एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में, और इसमें तो आता ही है। बस सर एक पेज का है ये, एक आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, सर इतना ही है। सर एक वो जो क्वेश्चन ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी वाला आता है। हाँ, ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी वाला ये भी मैंने लिखा है इस पे कि अकाउंटेबिलिटी, मतलब कहाँ पे ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी मैंने लिखा तो है। सर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपेरेंसी डोमेन में। उनको पता नहीं होता है। ये जो पॉइंट है ये सब जगह दे सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक का होना चाहिए, पर ये पता नहीं होगा कि नहीं, पर ये है, हर इसको तीन लिखना साल है। में उनका रिव्यू होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिव्यू होना चाहिए। 3 साल में, या कोई भी, हाँ, पीरियड में रिव्यू। वही ना, लेजिस्लेचर जो है उसको रिव्यू करना चाहिए, वेदर दे आर फंक्शनिंग इफेक्टिव और नॉट। वही मैंने कहा कि लेजिस्लेचर लोग उसको रिव्यू करते रहना चाहिए परफॉर्मेंस को, और नहीं तो वो पार्किंग लॉट हो जाएगा ब्यूरोक्रेट्स का। वहां पे जाएंगे लोग, बस चाय पानी पियेंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन आरटीआई है, ये क्वेश्चन तो आना पक्का है, इसको आप लोगों को रट लेना है। ये आप देखिएगा, पिछले 10 साल का पेपर निकाल के एवरी ईयर आया है आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन एवरी ईयर आया है। तो उसमें आरटीआई आरटीआई के बारे में कुछ बताइए, कब लागू हुआ, क्यों हुआ, क्यों आरटीआई लागू हुआ, क्यों आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन 2005? ट्रांसपेरेंसी के लिए सिंपल, जो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है गुड गवर्नेंस का, उसका एक मेजर कंपोनेंट ट्रांसपेरेंसी है। तो ट्रांसपेरेंसी होने के लिए पब्लिक को इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मोस्टली सीक्रेसी में काम करता है, वो लोग अपना इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता है। तो इसी के लिए 2005 में, वो तो स्टोरी आप लोग को पता ही होगा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, एनजीओ, इट वाज वर्किंग इन राजस्थान अंडर द लीडरशिप ऑफ अरुणा रॉय। उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन डिमांड किया, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन। तो फिर वो लोग आंदोलन शुरू किया, और दैट लेड टू द पासिंग ऑफ आरटीआई एक्ट इन 2005। ये तो स्टोरी है, इसका कोई ये नहीं। इसमें आपका जब भी आरटीआई का क्वेश्चन आए, आप शुरुआत करिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एआरसी कमीशन, ट्रांसपेरेंसी इज द मास्टर की टू ओपन द लॉक्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। ये आपको सेकेंड एआरसी का पेज का फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, मैंने अपने नोट्स में दे दिया है।
that transparency is the master key to open the locks of good governance in India, and all other governance reforms are dependent on transparency और RTI. अगर RTI इफेक्टिव होगा तभी सारा जितना भी रिफॉर्म है वो सब इफेक्टिव हो पाएगा, जैसे 74, 73rd सोशल ऑडिट और सिटीजन चार्टर, जितना भी रिफॉर्म है पब्लिक पब्लिक के लिए, वो सारा डिपेंड होता है ट्रांसपेरेंसी पे. इसीलिए जो जो एक्सट्रीमली पावरफुल गवर्नमेंट होता है वो हमेशा आरटीआई एक्ट को, जैसे ये नया गवर्नमेंट ने भी आरटीआई एक्ट को थोड़ा सा ये कर दिया है, मतलब इनफेक्टिव कर दिया है, नया रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब मैंने दिया है. तो शुरुआत आप लोग इसी से कीजिएगा लाइन से. अकॉर्डिंग टू सेकेंड एआरसी, और सेकेंड एआरसी, ट्रांसपेरेंसी इज द मास्टर की टू ओपन द लॉक्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया. जब टेस्ट सीरीज लिखिएगा डेली लिखते लिखते ये आ ही जाएगा, ये कोई ये नहीं. तो इसमें प्रॉब्लम क्यों है, आरटीआई जो है, आरटीआई का क्या इशू है, व्हाई आरटीआई इज नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया, नॉट दैट सक्सेसफुल इन इंडिया. थोड़ा बहुत तो रिफॉर्म लाया ही है, पर व्हाई इट फेल्ड. और अभी पिछले कुछ साल से तो आरटीआई के थ्रू कोई भी स्कैम अनर्थ नहीं हुआ है. तो प्रॉब्लम तो है आरटीआई में. आरटीआई को जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, उसका स्टेटस जो है वो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर था. तो गवर्नमेंट ने नया रूल लाया और अभी उसको स्टेचुटरी बॉडी को सबऑर्डिनेट बना दिया है ये से, इलेक्शन कमीशन से. तो पहले तो सेम पावर एंजॉय करता था जो इलेक्शन कमीशन करता है, पर अभी अभी ऐसा नहीं है, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. मेन प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई ये है, पहला तो है कॉलोनियल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसका मेजर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. सेकेंड एआरसी में ये लिखा गया है कि जब तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रहेगा आरटीआई कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन इंडिया. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के ये पे गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी इंफॉर्मेशन एज ऑफिशियल सीक्रेट. वो लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर कर सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट है, एंड वंस द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर इट एज ऑफिशियल सीक्रेट इट विल रिमेन सो फॉरएवर. अगर कोई आप इंफॉर्मेशन मांगा, जैसे कि आरबीआई का जो डिस्कशन हुआ था गवर्नमेंट के साथ, ये आरबीआई का जो डिस्कशन हुआ था गवर्नमेंट के साथ डिमोनेटाइजेशन के लिए, उसके अगेंस्ट में आरटीआई फाइल हुआ. तो आरटीआई फाइल हुआ कि उसको रिवील किया जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट. तो एक बार गवर्नमेंट बोल दिया कि पार्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, तो आप कभी जान नहीं पाएंगे. तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 है वो सबसे मेजर हर्डल है, जिसकी वजह से आरटीआई उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है इंडिया में. अगर इसको इफेक्टिव करना है तो हम लोग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अमेंड करना होगा, और सिर्फ वो इन्फो सेकेंड एआरसी ने बोला है कि we should amend ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, एंड इन प्लेस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हम लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाना है. उसमें सिर्फ न्यूक्लियर पावर रिलेटेड और आर्मी रिलेटेड, मूवमेंट ऑफ आर्मी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही हम लोग सीक्रेट बता सकते हैं. उसके अलावा सब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में हम लोग रिलीज कर सकता है, ऐसा सेकेंड एआरसी ने कहा है. पर ये कभी होगा नहीं, क्योंकि सीक्रेसी में ही मेन पावर होता है. अगर वो लोग सारा चीज रिवील कर देंगे तो पावर प्रॉब्लम होगा, और पब्लिक सब जानना भी ठीक नहीं है. पर ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इज ए मेजर हर्डल. उसकी वजह से गवर्नमेंट सारा इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता है. जब भी पब्लिक सीख करता है कि आप ये इंफॉर्मेशन बताओ, तो गवर्नमेंट बोलता है दिस इज पार्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. दूसरा प्रॉब्लम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये है कि अनपब्लिश इंफॉर्मेशन को कोर्ट में एज एन एविडेंस नहीं माना जाता है. जब तक गवर्नमेंट उसको पब्लिश नहीं करे इंफॉर्मेशन को, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है. और ये अभी भी चला आ रहा है अंडर आर्टिकल 122, 123 एंड 124. अनपब्लिक इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. अगर इंफॉर्मेशन इज पोसेस्ड, अगर किसी के पास वो इंफॉर्मेशन आ गया तो उसका ऊपर ही बर्डन आ जाएगा प्रूफ करने का कि तुमने इलीगल मीन्स से नहीं लिया है, और कोर्ट तो मानेगा ही नहीं, मानेगा, और जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू कर देगा गवर्नमेंट. तो ये एक मेजर हर्डल है. तो हम लोग इसको इंडियन एविडेंस एक्ट को तो रिमूव ही कर देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कुछ दिन पहले जजमेंट में कि अगर करप्शन का केसेस है तो इंडियन एविडेंस एक्ट को मानना जरूरी नहीं है, पर ये होता नहीं है. तो
लॉज में दो प्रॉब्लम है, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आरटीआई सक्सेसफुल नहीं है। एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेम रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के जैसा ही ये भी है इंफॉर्मेशन कमीशन। यहाँ पे भी गवर्नमेंट अपना फेवरेट को बैठा देता है और ये भी स्पॉइल सिस्टम का पार्ट है। गवर्नमेंट कैन चूज एनी वन ऑफ देयर लाइकिंग्स, और कोई इसमें मेरिट ये सब नहीं है, जो मन हो उसको बैठा देगा। तो उससे क्रेडिबिलिटी हम हैम्पर होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस ये नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कम कर दिया गवर्नमेंट। बीच में एक बिल लाया, उससे बोला कि पहले, बिल लाने से पहले 2016 में बिल आया, उससे पहले ऐसा था 15-16 में कि जो भी इलेक्शन कमीशन एंजॉय करेगा सेम पावर होगा सीआईसी का भी। पर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बराबर हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी को नहीं देना चाहिए। तो अब क्या है, सीआईसी का कोई परमानेंट टेन्यूर भी नहीं है कि वो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो गवर्नमेंट का फेवरेट होता है उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए रखता है, जो इनको पसंद नहीं है उसको जब चाहे हटा देता है। तो दे डू नॉट हैव फिक्स टेन्यूर, एक इशू ये है। और सैलरी भी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सैलरी भी फिक्स नहीं है। तो जब इतना सारा लूप होल्स हो जाएगा तो वो कभी इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर पाएगा। तो सीआईसी जो बॉडी है वो दे आर नॉट वर्किंग इंडिपेंडेंटली, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, एंड रिसेंटली गवर्नमेंट हैज चेंज्ड दैट। मैंने ये में दे दिया है, लिखा है इसमें, सीआईसी एंड आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो स्टेट में होता है कैन बी अपॉइंटेड फॉर एनी पीरियड, एंड गवर्नमेंट कैन डिसाइड अपॉइंटमेंट, सैलरी, सर्विस कंडीशन, ये सब करेगा। तो इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। पहला मैंने बोला आरटीआई का प्रॉब्लम कि लॉज जो है, कॉलोनियल लॉज है, वो अभी चला आ रहा है, और कॉलोनियल लॉज का मेन पर्पस होता था सीक्रेसी। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी इंफॉर्मेशन एज ऑफिशियल सीक्रेट, एंड वंस द गवर्नमेंट डिक्लेयर इट एज ऑफिशियल सीक्रेट इट विल रिमेन सो फॉर एवर। यूएस में ऐसा है कि 30 ईयर्स के बाद फिर रिवील होना पड़ता है, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो, और अगर आप किसी भी मीन से, राफेल के समय में किसी के पास इंफॉर्मेशन हाथ लग गया था तो उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गया था। तो वो एक इशू है। दूसरा जो है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट किसी को भी किया जाता है। और एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है और इनके पास ज्यादा स्टाफ नहीं है। और नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, मेरे पास तो थोड़ा पुराना डाटा है, 70,000 केसेस आर पेंडिंग, और उसको अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है इंफॉर्मेशन कमीशन लोग। पर आप लेटेस्ट डाटा ले लीजिएगा कि कितना केसेस आर पेंडिंग इन इंफॉर्मेशन कमीशन। मेरे पास तो 70,000 केस, पर ये तो 1.5 साल पुराना है, अभी कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो 70,000 केसेस आर पेंडिंग इन इंफॉर्मेशन कमीशन, और उसको डिसाइड करने के लिए इनके पास मैन पावर नहीं है। एंड स्टेटस ऑफ सीआईसी वो डिक्लाइन हो गया एज कम्पेयर टू द स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन। और एक प्रॉब्लम है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ साल पहले कुछ साल पहले ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किसी ने आरटीआई डाला था, तो वो पूरा रेक ही जल गया जिसमें वो इंफॉर्मेशन था। तो जो स्टाफ लोग होता है, जो करप्शन किया होता है, वो लोग सारा इंफॉर्मेशन जला देता है और बोल देता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसकी वजह से स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हम लोग ध्यान देना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डालना है और सारा डेटा को डिजिटलाइज करना है, ताकि इस टाइप का सिचुएशन ना हो। नहीं तो गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ मांगता है, बोलता है आग लग गया था, जल गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने ही एफिडेविट डाला कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट सारा फाइल जल गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जल गया तो जल गया। तो इसीलिए ऑल द डाटा शुड बी डिजिटाइज्ड। तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एक इशू है, जिसकी वजह से मिल सकता है ये। और जब भी इन सब कमीशन में हम लोग का जॉब मिलता है, तो ओथ ऑफ सेक्रेसी लेना होता है। ओथ ऑफ सेक्रेसी का मतलब, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कोई इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करूंगा।
तो सेकेंड एआरसी ने बोला है कि ओथ ऑफ सेक्रेसी को हटा के ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेना चाहिए। तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा। वो वही जानता है वो लोग कि क्यों ये सॉल्यूशन दिया है, पर आप लोग को लिखना है ये ओथ ऑफ सेक्रेसी शुड बी रिप्लेस विथ ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और मिस यूज ऑफ आरटीआई भी एक इशू है, क्योंकि इंडिया में जितना भी आरटीआई केस फाइल होता है, मोर देन 90% आरटीआई इंटरनल लोग ही फाइल करता है, अपने लोगों के अगेंस्ट में ही। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वही लोग अपने लोगों के अगेंस्ट में फाइल होता है। मोर देन 90% ऑफ आरटीआई फाइल्ड बाय इनसाइडर्स। और आरटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग आरटीआई फाइल करना है, पर आरटीआई जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में ये सब फाइल होता है। तो ये सब के लिए सेकेंड एआरसी ने सजेस्ट किया है कि जो पीआईओ होता है हर 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 ऑर्गेनाइजेशन में, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो इन कंसल्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई को रिजेक्ट करने का पावर होना चाहिए। पर ये सही नहीं है, क्योंकि अगर उनको हम लोग रिजेक्ट करने का पावर दे दिया जाए तो वो लोग पब्लिक का भी कोई भी चीज को रिजेक्ट कर देंगे। तो सोल्यूशन लाइज इन मेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन पब्लिक। सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वॉलंटरली हम लोग अपना साइट पे डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई शुड बी इम्प्लीमेंटेड फुल्ली इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। इसमें मैंने लिख दिया है सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई शुड बी इम्प्लीमेंटेड in all department and ministry should publish all information available with them on their website in real time। तो ये सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई है ना, जहाँ पे आप कुछ समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चन में, चाहे वो सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन हो, चाहे सोशल ऑडिट का क्वेश्चन हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो, चाहे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हो, सब में आप ये पॉइंट डाल दीजिएगा that section 4 of RTI should be implemented fully, both in letter and spirit, and all the information should be disclosed on their website on real time basis। ठीक है, तो ये भी एक इशू है, मिस यूज ऑफ आरटीआई। एक सबसे बड़ा इशू है सीक्रेसी इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंडिया में ब्लैक बॉक्स मॉडल फॉलो होता है पब्लिक पॉलिसी में। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज हाईली सीक्रेटिव। जो कैबिनेट का डेलिब्रेशन होता है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर में आता है, उसको कोई उसका इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होता है। जब हम लोग 1971 में वार के लिए जा रहे थे, तो जो कैबिनेट का डिस्कशन हो रहा था वो भी लीक हो गया था। और यूएस में सीआईए को पता चल गया था एंड यूएस थ्रेटन इंडिया। तो ये है कि हम लोग इतना सीक्रेसी में करता है, अगर अंदर में कोई एजेंट हो तो वो इजीली कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है उतना सीक्रेटिव एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा बहुत तो पब्लिक को पता होना चाहिए। तो ये है कि सीक्रेसी इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब 2G स्पेक्ट्रम में इतने सारे लोग फंस गए पर किसी को जेल नहीं हुआ। किसी को सुना आप लोगों ने? मतलब कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ ये 2G स्पेक्ट्रम में। और जो कुछ लोग हुए, जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन में भी जो कुछ लोग हुए, वो मोस्टली ब्यूरोक्रेट लोग ही थे, ब्यूरोक्रेट लोग ही हुए। तो जो ट्रांसपेरेंसी है, जिस आरटीआई के थ्रू ही 2G स्कैम, कोल ब्लॉक स्कैम, आदर्श स्कैम, ये सारे ये में आरटीआई के थ्रू ही आया था, पर कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, सब लोग छूट गए। तो ट्रांसपेरेंसी जो है उससे अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, तो उनको पनिशमेंट भी होना चाहिए। तो वही है, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ये सब फालतू का चीज सब सब लिख देना है जो कभी होगा नहीं, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए करप्शन केसेस को डिसाइड करने के लिए, पर वो कभी होगा नहीं। पर ये लिख देना, रिलेशनशिप शुड बी देयर बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो करप्शन किया है उसको पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट, कि बाद में ये हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लेक ऑफ अवेयरनेस एमंग द सिटीजन। सिटीजन को जब तक सिटीजन डिमांड नहीं करेगा, जब तक सिटीजन आगे नहीं आएगा, ये सब जो एक्ट है वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और जैसे मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक, में बाद में बोल देता हूँ कि ये सब इम्प्लीमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सब इलेक्शन का मैनिफेस्टो में आता ही नहीं है। इस बेसिस पे कोई डिसीजन देता ही नहीं है कि आरटीआई अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, इस गवर्नमेंट को जिताओ। इस पे तो नहीं होता है इंडिया में। तो इसीलिए
गवर्नमेंट डेलिबरेटली इनको इनको टूथलेस बॉडी भी बना देता है, फिर भी किसी को पता नहीं होता है। तो जब तक पब्लिक के ऊपर अवेयरनेस नहीं आएगा पब्लिक के पास, तब तक ये कोई भी जो जितना भी रिफॉर्म है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और सेकेंड ईआरसी ने भी कहा है, नो सब्सटेंशियल रिफॉर्म टुक प्लेस सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया। सिर्फ एक ही रिफॉर्म सबसे अच्छे से हुआ है, वो है 91 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है। अदरवाइज सब कोई भी सब्सटेंशियल रिफॉर्म नहीं हुआ है। और कुछ बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, पर गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। जैसे चला आ रहा है वैसे चला आ रहा है। और अल्टीमेटली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अवेयरनेस ऑफ पब्लिक कैसे क्रिएट किया जाए, अवेयरनेस ऑफ पब्लिक तो क्रिएट करने का मेन पावर मीडिया के पास है। पर मीडिया तो कभी आरटीआई डिस्कस ही नहीं करता। ये जितने भी एंकर है उन लोगों को तो पता ही नहीं है आरटीआई के बारे में कुछ भी। तो मीडिया का काम होता है। इसलिए जब इफेक्टिव डेमोक्रेसी परफॉर्म तब फंक्शन तभी करेगा जब मीडिया जो है अपना रोल सही से प्ले करेगा। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोग गांव में जो वर्क करते हैं, पंचायत में करते हैं, इन लोगों को पब्लिक के ऊपर अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तभी जाके ये सब रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सर और ये स्कूल्स और कॉलेजेस में भी करिकुलम में ऐड होना चाहिए हाँ, स्कूल्स का अबाउट आईआईटी। ये भी आप ये कर सकते हैं। ये इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इट शुड बी एडेड इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्योंकि अगर हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करते, आप लोग हम लोग, तो हमें भी पता नहीं होता ना आरटीआई। यस सर। वो तो ये मुझे ये सब रिफॉर्म ये सारा चीज तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेने के बाद ही पता चला। यस और सर, इस यूपी जर्नी की वजह से पता लग रही है हमें चीजें, हमारे हाँ राइट्स वगैरह। हाँ, नहीं तो बीटेक उटेक आप आईआईटी से भी जो लोग करते हैं उनको भी ये सब पता नहीं होता है। तो तो इसीलिए ये जितना भी है ना, एकदम इमोशनल नहीं होना है। बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, नंबर लेना है, सिलेक्शन लेना है। अब बाद में खुद ही आरटीआई इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जैसे मैं कोई पोजीशन पे अभी जाऊंगा बड़ा, मैं थोड़ी आरटीआई को इम्प्लीमेंट होने दूंगा, नहीं दूंगा ना। इतना मेहनत किया है, मेहनत करके यूपीएससी निकाला है आरटीआई इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो वो तो होगा नहीं ना। आप लोग भी पढ़ के आईएएस आईपीएस बन जाइए, और आरटीआई कभी इंप्लीमेंट होने मत दीजिएगा। और ये जितना चीज पढ़ा है ये सब से, इसको अच्छे से मतलब सीख के आप लोग मतलब आरटीआई इंप्लीमेंट नहीं होने दीजिएगा। अब बताइए, तो मैंने क्या क्या बताया, कोई बताए क्या क्या इशू है आरटीआई का। सर मिसयूज ऑफ आरटीआई एक्ट, लो पब्लिक हाँ अवेयरनेस, हाँ, एक इशू। एम्पावर नहीं करा गया है इंफॉर्मेशन कमीशन को। इफ एम्पावर नहीं किया गया, गुड, ठीक है। एम्पावर नहीं किया गया है, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल सीक्रेट और एक्ट इसमें कॉलोनियल इसमें पास्ट का हैंगओवर चल रहा इसमें है। एक पॉइंट और ऐड कीजिए। जो सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन शुड बी मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट ओनली ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाया जाएगा, वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये एक और लिख लीजिए उसी में सॉल्यूशन में, दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन शुड बी मेड एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और क्या बोला आपने। insufficient funds, poor quality, इनसफिशिएंट फंड। huge backlog, हम्म और disposal of cases, हम्म ह्यूज बैकलॉग, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है, वो दोनों एक्ट, उसको आप याद रखना। yes, evidence act। कभी कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 है, उसके ऊपर में डायरेक्टली ये आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, कमेंट ऑन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। बस यही है उसमें कि एक बार इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट सीक्रेट डिक्लेयर कर दे, तो वो लाइफ टाइम के लिए सीक्रेट हो जाता है। और गवर्नमेंट किस बेसिस पे डिक्लेयर करता है वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो वो लोग अपना मर्जी से कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको अच्छा नहीं लगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन कैसे हुआ था, किसी ने फाइल किया तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डाल दिया। और एक अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई डाला गया है पीएमओ में, उसमें उसमें पूछा है क्या क्या अच्छे दिन आ गए क्या। तो उसको भी वो लोग यही बोला है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पार्ट है। क्योंकि पहले का ये था कि अच्छे दिन आएंगे, तो एक ने आरटीआई डाल दिया था पीएमओ में, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अच्छे दिन आ गए क्या। तो उसको भी वो लोग बोला था दिस इज पार्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नहीं बताया उन्होंने। सर एक अभी, एक जो ये रेलवे में सेल्फी बूथ है ना सर, इस हम्म पे भी आरटीआई अभी डाला गया था कि वो एक सेल्फी हाँ बूथ हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो उसका ट्रांसफर हो गया वो वाला ना। और अभी वो रेलवे ने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं आरटीआई नॉर्म्स।
मतलब क्या क्या किया है? मैं वो तो रेलवे में काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या किया है। आज ही आया है सर न्यूज़पेपर में ओ कि अच्छा हाँ रेलवे अच्छा आज अच्छा। ही आया है। कर दिए। इसीलिए ना। और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, आप लोग कुछ कुछ टॉपिक ना ऐसा बना लीजिए जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका 5 क्वेश्चन जो होगा पेपर वन में, वो उसमें आपको 2 क्वेश्चन नहीं आएगा। और 5 क्वेश्चन पेपर वन में जो कंपलसरी 5 क्वेश्चन है उसमें, वो 10 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो उसमें आप उल्टा सीधा लिखना है पैराग्राफ वाइज में, और यही सब डालना है, सीक्रेसी और ये सब फालतू का चीज सब, अकाउंटेबिलिटी और यही सब जो भी ट्रांसपेरेंसी फालतू, एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओपन डेटा टेक्नोलॉजी। पॉलिसी एंड डिजिटलाइजेशन। हाँ हाँ एग्जैक्ट, ऐसे ही करके डालना है। और उसको आप पॉइंट वाइज मत लिखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, क्योंकि वो पढ़े ही ना। मतलब वो ऐसे नहीं होता है दूसरा आंसर का खुशबू से आंसर दे देगा। तो मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आते थे, मुझे याद है। मैं पता नहीं क्या क्या लिखा, गांधीयन कॉन्सेप्ट ये वो, उल्टा सीधा। और मुझे लगता है अच्छा आया होगा उसमें। तो ये परमानेंट होना है, यस सर, डिजिटाइजेशन। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, थॉमस जेफरसन का कोट है, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। बाप रे बाप, ये लेने से तो आपका पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा। रोएगा, मतलब जो आंसर चेक करेगा ना आपका, वो आंसू आ जाएगा उसका, टीयर्स इन हिज आईज, मतलब बाप रे क्या लिख दिया। तो इस टाइप का बनाना है इसमें ये। क्योंकि मैं तो ना 6 मंथ पहले ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, फिर भी मुझे 300 एबोव आया, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना अटेम्प्ट लिखा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से लिखा है। तो ये सब, ये इतना इजी है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां नहीं है यही डाल देना है। ये सिटीजन चार्टर शुड बी देयर, सोशल ऑडिट शुड बी देयर, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना है। और ये जो जितना मैंने नोट्स दिया है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, अगर न्यूज़पेपर से कुछ मिला तो ऐड कर दीजिए, बस यही लिखा ही है। और जितना आप लोग अपने नोट्स को शॉर्टेज करेगा उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने लुकमान सर का नोट्स देखा है, वो बहुत बल्कि है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। मुझे लगता है वो फेल होने के लिए ही लिखा है जैसा लगता है, मतलब उससे उससे आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा अच्छा चीज सब। तो बस पॉइंट 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 बनाना है, 4 4 लाइन 5 5 लाइन लिख देना है, और उससे ही हो जाएगा। और सर ये भी इम्प्लीमेंट है सेकेंड ARC रिकमेंडेशंस। आपका अच्छा नंबर आएगा, आप प्रीलिम्स, यू शुड फोकस ऑन प्रीलिम्स। ये यही सब लिखना है, मतलब हाँ और सर, कुछ भी मेरा नहीं। प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। हाँ वही, इसमें इस टाइप का ही लिखना है आपको, कि जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो ये है। तो यही 2 टॉपिक था आज का। तो ये सर तो एकदम इजी टॉपिक है, हाँ बताइए। सर एक इश्यू और है सर, वो मर्डर ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट वाला। मर्डर ऑफ आरटीआई एक्टिव, हाँ ये भी है ना। वो जो क्या बोलता है, विसल विसल ब्लोअर एक्ट को भी हम लोग ये करना है, स्ट्रेंथन करना है। हाँ ये एक पॉइंट लिख लीजिए, ये सही है। मर्डर इतना ना होता है, इसलिए ना कोई नहीं जाता है, सब जो मर्डर हो रहा होता है तो वीडियो बनाता है अपने छत से, पर कोई नहीं जाता है बचाने, क्योंकि सबको मरना नहीं है ना किसी को। तो विसल ब्लोअर एक्ट को हम लोग, ये विसल ब्लोअर एक्ट में भी गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लाके और उसको ये कर दिया है, मतलब टूथलेस बॉडी, टूथलेस ये बना दिया है। ये एक्ट आया था पार्लियामेंट में। तो जितना पावरफुल गवर्नमेंट होगा ना, उतना ज्यादा रिफॉर्म होने नहीं देगा। ऐसा सर लगता है ना कि जो पावरफुल गवर्नमेंट होगा वो रिफॉर्म होने देगा। पावरफुल गवर्नमेंट को चाहिए हम एकदम स्ट्रेंथ से रूल करें। और ये सब रिफॉर्म का मतलब होता है कि पब्लिक को इनवाइट करें। पब्लिक को क्यों इनवाइट करना है? वोट देने का राइट है, वो बहुत है। तो ये लाइटर नोट पे है, हाँ, ये आप लोग इसको मत लिख दीजिएगा, नहीं तो हो गया कि वोट देने का राइट है वही बहुत है। ठीक है, तो हम इतना। सर ये भी है कि इनसफिशिएंट नंबर्स है इलेक्शन, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के भी, तो उस वजह से भी ह्यूज डिले और हाँ हाँ बैकलॉग है। नंबर, हाँ हाँ वही वो तो लिखा हुआ है उस पे, कि हम लोग जितना भी बैकलॉग है वैकेंसी उसको फिल करना है। और यही है पर पता नहीं, ये गवर्नमेंट तो आजकल, गवर्नमेंट जो जितना भी गवर्नमेंट सर्विस है उसमें तो वैकेंसी थोड़ा कम ही हो रहा है ना, तो ये सब में भरेगा कि नहीं वो भी डाउटफुल है। क्योंकि इतना सारा एम्प्लॉय है और काम कुछ नहीं है। पर हाँ, इंफॉर्मेशन कमीशन ये सब में ये सब पॉइंट तो देना ही है आपको। और बताइए, कुछ पूछना है आप लोग को प्रीलिम्स के बारे में? मैं तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ ताकि कोई बोर ना हो।
कैसा चल रहा है प्रीलिम्स का? हेलो, अच्छा सर। तो आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं सर यस अभी सर। PYQ चल रहे हैं। और टेस्ट सीरीज चल रहा है ना? किसका, कौन सा टेस्ट सीरीज? सर फोरम आया इसका। हाँ, कोई किसी का भी लगाइए, पर बाजीराम का मत लगाइए। बाजीराम का मैं एक दो बार लगाया था, तो उसमें मैक्सिमम 30 मार्क्स आता है 200 से। तो वो लोग जो टेस्ट सीरीज बनाता है सबसे वर्स्ट है बाजीराम का। तो बाजीराम का नहीं लगाना, फोरम का तो अच्छा है। और टेस्ट सीरीज का मार्क्स से आप लोग इम्पैक्ट मत होइएगा। और यूपीएससी का जो 20 इयर्स का पेपर है ना, वो पेपर हिसाब निकाल निकाल के भी लगाइए कभी खुद से। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर तो उसमें पता होगा आप लोग को। और जैसे कि मान लीजिए 2024 में जितना भी यूपीएससी एग्जाम लेगा, और 2023 में जो जो लिया, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का लिया होगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का लिया होगा, फिर एनडीए का लिया होगा, सीडीएस का लिया होगा, वो सब पेपर निकालिए। आप देखिएगा 4-5 क्वेश्चन वहां से भी रिपीट हुआ है। क्योंकि एक क्वेश्चन यूपीएससी में किसी ने बना के भेजा, तो वो लोग पिक एंड चूज करता है। तो मैं बहुत बार देखता था कि असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन भी यूपीएससी सीएससी में है, और वो सब का भी क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में है। तो यही है, यूपीएससी का जो एग्जाम सब हो रहा है इस साल, उसमें देखिएगा जो करंट अफेयर जो पूछ रहा है वही रिपीट होगा दूसरा वाला में भी। ये भी देख लीजिएगा। ठीक है यस फिर। ठीक सर, है एक फिर। और पॉइंट था हाँ कि बैलेंस बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी should be हाँ, ये brought भी। under the framework of law. हाँ, तो आप इतना सारा पॉइंट है, आप आंसर लिखा कीजिए ना इस पे, राइट टू प्राइवेसी और ये सब पे। पर ये जो आरटीआई है ना, स्टैट्यूटरी राइट है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। Yes आरटीआई sir. वाला स्टैट्यूटरी है। ठीक है। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं। Yes sir. Thank you sir. ठीक है, गुड ठीक है। नाइट सर, गुड Good नाइट टू night ऑल। sir. गुड नाइट सर।